हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम की। पहली बात तो फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, दूसरा कि जो न्यू एलिजिबिलिटी रखी गई है यूजीसी के द्वारा वो क्या है, न्यू एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है और न्यू सिलेबस जिसके ऊपर काफी टाइम से चर्चा चली आ रही है, तो न्यू सिलेबस कब तक आएगा और अगर आप तैयारी कर रहे हो दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए तो किस सिलेबस को आपको फॉलो करना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए। तो यहाँ पर यूजीसी ने कुछ चेंजेस किए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, उसको भी समझेंगे हम। अभी जो स्टार्टिंग से चलती हुई आ रही है पहले उस चीज को हम समझ लेते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इंडिया में, तो ऐसे में आपको यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। या तो आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करिए या फिर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है यहाँ पर मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम मास्टर डिग्री वालों की बात करेंगे, फिर हम 4 साल वाले ग्रेजुएशन वाले एस्पिरेंट्स की भी बात करेंगे, बिकॉज ये कुछ न्यू एलिजिबिलिटी जो कि लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ऐसे देखो, जो मास्टर डिग्री है इसमें आप अगर जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ऐसे में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ। ऐसा नहीं कि 54.90% आपकी परसेंटेज और आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई एलिजिबल आप नहीं माने जाओगे। विदाउट राउंडिंग ऑफ आपकी मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। यहीं अगर आप ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री में। वहीं अगर हम बात करें गाइस की, अगर आपने अभी तक पीजी कंप्लीट नहीं की है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्जाम के लिए? तो बिल्कुल कर सकते हो। फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबल प्रोविजनली इनको स्टार्टिंग में प्रोविजनली इनको लिया जाता है और इनको 2 साल के अंदर अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने का मौका दिया जाता है कि आप विद इन 2 ईयर अपने मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर लो, अदरवाइज फिर आपका जो नेट सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो 2 साल का आपको टाइम दिया जाता है। और यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है फर्स्ट ईयर में, वो लोग भी एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम में अपियर करने के लिए, बिकॉज 2 ईयर्स का टाइम दिया जाता है। और ऐसे में आप लोग अगर फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हो या फर्स्ट ईयर के मिड वे में हो तो भी आप यहाँ पर विद इन 2 ईयर कंप्लीट कर लेंगे अपनी पीजी और आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप पीजी के फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो, आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हम बात करें एज लिमिट की कि इस एग्जाम की एज लिमिट क्या है, तो गाइस देखिए, जेआरएफ की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है मिनिमम। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स की रखी गई है। और यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं होते हैं, आप कितने भी अटेम्प्ट दे दो। अगर सपोज करो आपने 22 साल की एज में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अब 22 से 30 तक आने में आपके पास 8 साल होंगे, 8 ईयर्स होंगे। अब इस 8 ईयर्स में हर एक साल में 2 एग्जाम होते हैं, मतलब एक बार जून में एग्जाम होता है यूजीसी नेट का और एक बार दिसंबर में होता है। तो 2 एग्जाम होते हैं, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 साल मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 16, आपके पास 16 अटेम्प्ट हो जाएंगे जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एज की लिमिट है। 30 ईयर से पहले पहले आप कितने भी अटेम्प्ट दे दो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हो, जनरल और मेल हो, तब उस केस में 30 ईयर्स है। बाकी सभी की 35 ईयर्स है। देखो लिखा भी है, एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर विमेन एप्लीकेंट्स। विमेन एप्लीकेंट्स का मतलब सारे ही, चाहे वो जनरल कैटेगरी की विमेन ही क्यों ना हो। आर्म फोर्सेज हो गया आपका, स्पेसिफिक रिसर्च एक्सपीरियंस है, सबके यहाँ पर 5 ईयर्स का यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। मतलब 30 ईयर्स तक आप लोग 35 ईयर्स तक आपको अप्लाई कर पाएंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर विमेन एप्लीकेंट हो। वहीं अगर आपने एलएलएम डिग्री कर रखी है, अगर आपने एलएलएम क्वालिफाई अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है एलएलएम, तो उसके इसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब 30 + 3 33 ईयर्स हो जाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम 35 ईयर्स ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप ओबीसी हो तो 35 ईयर हो गया और एलएलएम भी कर रखा है तो 3 साल इसमें और ऐड कर दो तो 38 हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स ही होती है। किसी भी केस में मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ही रहेगी, इसकी बियॉन्ड नहीं हो सकता है कुछ भी। वहीं गाइस अगर हम बात करें नेट के लिए, तो नेट क्वालिफाई करने की, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए नेट की कोई भी एज लिमिट नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने 60s में जाकर के अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, क्योंकि उनको पीएचडी करनी होती है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एस्पिरेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर नेट एग्जाम में अपियर करने की कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। वहीं गाइस मैं बता दूं कि जो जेआरएफ है उसको अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको फिर 3 साल के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहता है। और जो नेट का सर्टिफिकेट रहता है वो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। आप कभी भी
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपको लेना चाहते हो, इस अमाउंट को उठाना चाहते हो, जिसका अमाउंट लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है आपको पर मंथ, तो इसके लिए आपको रेगुलर PhD में एडमिशन लेना होता है विद इन 3 ईयर्स जब आप क्वालिफाई करेंगे JRF एग्जाम को। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको जानना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें 4 साल के ग्रेजुएशन वाले एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप अगर 4 साल के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं कि किस सब्जेक्ट में आपको अपीयर करना चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम में। तो देखो लिखा हुआ है, ये एनटीए के द्वारा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको उसी में अप्लाई करना चाहिए। कैंडिडेट्स हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट में अपीयर इन रिलेटेड सब्जेक्ट। तो देखो लिखा हुआ है कि अगर आपका सब्जेक्ट कवर नहीं होता है नेट की लिस्ट में, तो उस केस में आप रिलेटेड सब्जेक्ट में कर सकते हो। बट ये उस केस में जब आपका सब्जेक्ट कवर नहीं होता है, नॉट कवर इन यूजीसी नेट लिस्ट, जो कि 87 अभी सब्जेक्ट हो चुके हैं। पहले 85 सब्जेक्ट में एग्जाम लिया जाता था, बट अभी एट प्रेजेंट 87 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली फॉरेस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स को ऐड किया गया है, तो आप टोटल 87 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो आपको यहाँ पर यही सजेशन दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में ही अपीयर करना चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 4 साल वाले ग्रेजुएशन वाले एस्पिरेंट्स की। अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, बैचलर डिग्री कर रखी है, तो और आपके मिनिमम 75% मार्क्स हैं, याद रखिए, एक तो 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल वाला नहीं, 4 साल वाला। और दूसरा एक क्राइटेरिया है मिनिमम 75% मार्क्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो आप यहाँ पर नेट एग्जाम में डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं विदाउट डूइंग पीजी किए बिना आप डायरेक्टली नेट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST OBC कैटेगरी को, और या फिर PWD कैटेगरी EWS को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब यहाँ पर आपके 75 ना करके 70% होगी तो भी चलेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आप और अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने 4 साल के ग्रेजुएशन के बेसिस पे दिया है यूजीसी नेट एग्जाम, तो ऐसे में अगर आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। देखो लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो फिर ये 4 साल वाले ग्रेजुएशन वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो फिर यूजीसी नेट एग्जाम क्यों देते हैं? वो देते हैं PhD में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया, यूजीसी ने ये कर दिया कि अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है और अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, ये मतलब नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, या JRF किया फिर नेट किया फिर ओनली क्वालिफाइड फॉर PhD किया, तो उस केस में आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हो। तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ JRF, यानी कि जो फेलोशिप मिलती है, और फॉर एडमिशन टू PhD। तो PhD में एडमिशन के लिए ही ये लोग 4 साल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो देते हैं। उनको प्रोफेसर नहीं बनना, तो प्रोफेसर कैसे बनेंगे 4 साल वाले ग्रेजुएशन वाले एस्पिरेंट्स? फिर वो अपना 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस नेट या JRF जो भी उन्होंने क्वालिफाई किया है प्लस PhD, ये अगर आप कर लेते हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो प्रोफेसर बनने के लिए। या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन किया है प्लस PG कर लो और फिर नेट दे दो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे प्रोफेसर बनने के लिए। तो इस तरीके के जो क्राइटेरिया हैं वो लास्ट ईयर चेंज किए गए थे और ये न्यू क्राइटेरिया जो है यहाँ पर इंसर्ट कर दिए गए थे। अब मैं इसमें बता दूं कि अगर आप इस एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हो तो इसका जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आता है। इस एग्जाम का रिजल्ट पहला आता है केवल जो JRF क्वालिफाई करते हैं उनको फेलोशिप भी मिलती है, वो प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा प्रोफेसर वाला, और एडमिशन टू PhD जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट, मतलब 1 साल तक वो एडमिशन ले सकते हैं PhD में। अगर आप ओनली क्वालिफाई करते हो PhD एडमिशन, लेकिन अगर आप JRF क्वालिफाई करते हो तो ऐसे में 3 साल तक आप एडमिशन ले सकते हो PhD में, क्योंकि JRF की जो लिमिट है सर्टिफिकेट की वो 3 ईयर की रहती है, वैलिडिटी कह सकते हो। तो 3 साल तक वैलिड रहता है आपका JRF का सर्टिफिकेट, मतलब JRF करोगे ये हाईएस्ट आपका रिजल्ट होता है, इसमें तीनों कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हो। फिर कैटेगरी 2 आती है जिसमें आप अपॉइंट होते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एंड एडमिशन टू PhD, मतलब इसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, फिर PhD में एडमिशन ले सकते हो। कैटेगरी 3 होती है जिसमें ना तो फेलोशिप मिलेगी ना ही प्रोफेसर बन सकते हो, कि लेकिन PhD में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये 3 कैटेगरी होती है और इस तीनों ही कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, बिकॉज एग्जाम वही है, एग्जाम आपका यूजीसी नेट एग्जाम ही है, लेकिन जो टॉप 1% होंगे स्कोरर, जो टॉप 1% स्कोरर होंगे लगभग उनको JRF मिलता है, जो टॉप 6% स्कोरर होते हैं लगभग उनको मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर, और लगभग 25 से 30% के आसपास जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिलता है PhD में एडमिशन। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो रहती हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अभी एक एडवांटेज मिलता है JRF वालों को कि डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, डायरेक्ट इनका इंटरव्यू होगा और फिर इनका PhD में एडमिशन हो जाता है।
और वहीं अगर कैटेगरी 2 की और कैटेगरी 3 की बात करें तो ऐसे में फिर इनको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में कहीं पर देना होता है एंट्रेंस एग्जाम, और कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, कई बार डायरेक्टली इनका एडमिशन हो जाता है। बट यहाँ पर 70% की वेटेज होती है आपकी नेट सब्जेक्ट की, नेट वाले रिजल्ट की, जितना भी आपने नेट में स्कोर किया है उसकी 70% की वेटेज रहती है, और 30% की वेटेज होती है आपकी इंटरव्यू की। तो अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया और नेट में अच्छा स्कोर लेकर के आ गए तो ऐसे में फिर आपका पीएचडी में भी एडमिशन ईजिली हो जाता है। वैसे मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, पीएचडी में एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है, किस तरीके से आगे इंटरव्यू में अपीयर किया जाता है। अगर आप चाहते हो सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी वीडियो बन जाएगी, अदरवाइज फिर मैं आराम से वीडियो बनाऊंगा बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा। तो गाइस हम बात कर लेते हैं कि न्यू सिलेबस जो न्यू एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो गाइस देखो अभी न्यू एग्जाम पैटर्न यही है कि आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सिलेबस आपको दिया हुआ है दोनों का, तो सिलेबस तो आपको फॉलो करना ही होता है, प्लस न्यू टॉपिक्स भी आपको फॉलो करने हैं जो एनटीए आपको अभी रिसेंटली पूछने लगा है। तो हम जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो इसमें आपका हमेशा ध्यान रखता हूँ कि सिलेबस तो आपको अच्छे से कवर करवाया जाए, प्लस न्यू टॉपिक भी आपको पढ़ाए जाए। मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रख करके ही पढ़ाता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जो भी पढ़ाते हैं एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं, सिर्फ कहने की बातें नहीं, हम एक्चुअल में करके दिखाते हैं। इसके अलावा अगर देखो, अगर हम बात करें न्यू सिलेबस की कि न्यू सिलेबस क्या है और कौन से सिलेबस को आपको फॉलो करना चाहिए दिसंबर एग्जाम के लिए, तो ऐसे देखो ये न्यूज़ है 21 नवंबर 2023 की। 2023 में बोला गया था, यूजीसी ने कहा था कि हम एक्सपर्ट पैनल बना रहे हैं टू अपडेट सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। तो 2023 से बात चलती हुई आ रही है, अब 2026 आ चुका है, लगभग लगभग 3 साल हो चुके हैं इस बात को हुए। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि CSIR नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें साइंस स्ट्रीम के 5 सब्जेक्ट होते हैं, वो भी आपका नेट एग्जाम ही होता है, लेकिन वो साइंस वाले सब्जेक्ट में होता है। इनका नया सिलेबस जारी कर दिया गया है और इसके फीडबैक के ऊपर काम चल रहा है। एक बार फीडबैक रिसीव होगा देन उसके बाद फिर वो फाइनलाइज कर देंगे सिलेबस को। तो CSIR नेट का सिलेबस आ चुका है पिछले सेशन में, और इस बार मुझे लग रहा है कि इस मतलब जो 2026 के एंड तक हमें यूजीसी नेट का भी सिलेबस देखने को मिल सकता है। तो सिलेबस अचानक से नया सिलेबस नहीं आता है, पहले न्यू सिलेबस प्रपोज्ड सिलेबस होगा, प्रपोज किया जाएगा, फिर सभी से फीडबैक लिया जाएगा। सभी एस्पिरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो फीडबैक दे सकते हैं, सभी टीचर्स फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद फिर उस फीडबैक को ध्यान में रख करके सिलेबस को फाइनलाइज किया जाएगा। तो मतलब इस प्रोसेस में टाइम लगता है, 6 से 8 महीने आराम से लगेंगे। तो अभी फिलहाल जो दिसंबर एग्जाम होने वाला है इसमें तो आपको ये सिलेबस फॉलो करना है जो आपका सिलेबस चलता हुआ आ रहा है। मतलब अभी दिसंबर एग्जाम के लिए आपको वही ओल्ड सिलेबस को फॉलो करना है अच्छे से, प्लस जो न्यू टॉपिक पूछे गए हैं रिसेंटली दिसंबर 2025 में या फिर अभी जून 2026 में, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और मैं पढ़ाऊंगा तो कोई डरने घबराने की बात ही नहीं है, मैं हमेशा इसी बात को ध्यान में रख करके पढ़ाता हूँ कि सिलेबस को और न्यू टॉपिक्स को दोनों को अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। गाइस अब हम इस बात का जवाब देते हैं आपको कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, बिकॉज ये भी काफी सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं। तो गाइस देखो, जब दिसंबर एग्जाम होता है इसकी फॉर्म फिलिंग होती है अक्टूबर के मंथ में, और जब जून एग्जाम होता है इसकी फॉर्म फिलिंग होती है अप्रैल के आसपास, शुरू हो जाती है। तो अभी दिसंबर का एग्जाम में अगर आप अपियर करने का प्लान करो तो अक्टूबर के मंथ में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। जैसे स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा, प्लस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलिंग करके भी समझा दूंगा कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप फॉर्म फिल कर लो, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस तरह के जो वीडियोज है आपको फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम फ्रॉम ये गलती से टाइपिंग एरर हो गया, फ्रॉम व्हेन टू स्टार्ट स्टडी, हम स्टडी स्टार्ट कब करें, फॉर्म फिलिंग का वेट करें या अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लें। तो गाइस देखो, आप खुद इस बात का आंसर दो, मैं इस बात का आंसर नहीं दूंगा। एक रेस लगी हुई है टॉप 6% में आने की, नेट क्वालिफाई करने की, या टॉप 1% में आने की, ज्यादा क्वालिफाई करने की। तो अगर ये रेस लगी हुई है जहां पर लाखों बच्चे भागेंगे इस रेस को क्रॉस करने के लिए, इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, तो आप बताओ सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसने पहले स्टार्ट किया होगा उसका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा। जब टाइम से सिलेबस फिनिश होगा तो टाइम से रिवीजन भी कर पाएगा, और जब रिवीजन कर पाएगा तो पीवाईक्यूज को उसको प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल पाएगा। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा, क्योंकि पेपर 1 और प्लस पेपर 2 दोनों का अगर सिलेबस देखेंगे तो दोनों का सिलेबस मिला के बहुत लेंथी सिलेबस हो जाता है। तो ऐसे में सिलेबस को फिनिश करने में बहुत टाइम लगता है, और अगर आप इसको टाइम से शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे, तो आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, रिवीजन होगी, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस होगी। और मैं आपको तीनों चीजें करवाने वाला हूँ, सिलेबस फिनिश करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो एग्जाम आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। जो बाद में स्टार्ट करेंगे वो पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि टाइम से सिलेबस से फिनिश नहीं होगा, एग्जाम आ जाएगा। जब टाइम से सिलेबस फिनिश नहीं होगा तो ना तो रिवीजन कर पाएंगे, ना ही पीवाईक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और गाइस देखो, पीवाईक्यूज जान डाल देता है आपकी एग्जाम की तैयारी में। इनफैक्ट रिवीजन भी एक सोल होती है। अगर अगर आपकी स्टडी जो है,
जो आप सिलेबस फिनिश कर रहे हो, अगर वो बॉडी है तो उसकी आत्मा है रिवीजन। अगर रिवीजन ही नहीं करोगे तो उस बॉडी में आप जान ही नहीं आएगी। आप कितनी भी स्टडी कर लो, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए इसके लिए टाइम से स्टडी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप 6 मंथ डेडिकेशन के साथ दे देते हो तो इनफ है, आपको बार बार इस एग्जाम को नहीं देना पड़ेगा। इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा और आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो विदाउट डिले किए हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी कि हम हमेशा आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं, सिलेबस प्लस न्यू टॉपिक को समझाते हुए पढ़ाते हैं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। और इसी तरीके का जो फीडबैक अभी एक्सपीरियंस का देखने को मिला था, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, आप ये देखो हमारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड बच्चे हैं, ये हमसे पढ़ रहे थे। इनका कहना है कि पेपर जो था डायरेक्ट चीजें पूछी गई थी एग्जाम में, जो हमने पढ़ाया, जो प्रैक्टिस करवाई है ना, थ्योरी से जो क्वेश्चन भी डायरेक्ट आए थे। तो सिर्फ यहाँ मैं कहता नहीं हूँ, यहाँ पर हम एक्चुअल में वो चीज़ करते हैं। जो स्टूडेंट हैं कहते हैं कि रिवीजन क्लासेस से उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे और कोर्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है इनका। तो इस तरह का फीडबैक निकल के आया है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही नहीं बल्कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी खुश थे इस बार। देखो सर, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैच करते हैं आपके वीडियोस से। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब एक्सपीरियंस बोलता है। यहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाएंगे। मैंने इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम क्रैक किया हुआ है। एक स्टूडेंट है, देखो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है, इनका कहना है कि हम बहुत आसानी तरीके से, इनको मजेदार लगती है पढ़ाई। यहाँ से हर टॉपिक को अपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल के साथ उदाहरण देकर के एक्सप्लेन कर रखा है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, दोनों ही तरह के एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट है प्लेटफॉर्म। और अभी देखो आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमने 2000 प्लस नेट जारे विनर्स को बनाया है अब तक टिल डेट। 7 ईयर्स ज़्यादा हो चुके हैं हमें पढ़ाते हुए। तो काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट रहता है हमारा हमेशा। हर सेशन में जारे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स क्रैक भी करते हैं और हम उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। हमारे चैनल पे विजिट करके आप एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारे एस्पिरेंट्स के जिन्होंने टॉप किया था उनके इंटरव्यू भी देखने को मिल जाएंगे। तो टॉपर्स के हमेशा मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ और यहाँ पे इनके इंटरव्यू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अभी अपकमिंग सेशन के लिए आप भी इनरोल करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। हमने आपको कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। सबसे अच्छी बात है कि आज 6 जुलाई है, आज लास्ट डे इस ऑफर का। फ्लैट 500 कूपन कोड अप्लाई करने में आपकी जो फीस है वो 500 रुपीज से रिड्यूस हो जाएगी और मिनिमम फीस में क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं बाकी अदर प्लेटफॉर्म की तरह कि 8,000 10,000 20,000 चार्ज किए जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, मिनिमम फीस है और मैक्सिमम रिजल्ट और मैक्सिमम कंटेंट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विद क्वालिटी बेस्ड। सो गाइज, यहाँ पर पेपर 1 में आपको पढ़ाते हैं कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कॉम्बो कोर्स आप इनरोल कर सकते हो अपकमिंग सेशन के लिए। 6 मंथ कोर्स इनरोल कर लीजिए और जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर लीजिए। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 मंथ 6 मंथ एंड 12 मंथ की कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। दिसंबर एग्जाम के लिए 6 मंथ बेस्ट रहेगा। इनरोल करके स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन। गाइस, करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट जो कोर्स है हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। अगर आप कुछ इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो 8802919803। इस नंबर पे कॉल मत करिए बिकॉज कई बार मैं बिजी होता हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, उस चीज़ का हम आपको आंसर यहाँ पे कर देंगे। बाकी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम वहाँ पे करने का ट्राई करेंगे। तो थैंक यू and share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates। guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।